हाँ जी बेटा, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, इसके सब टॉपिक्स। फर्स्ट वन प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सेकंड है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन आयनिक रिएक्शंस। तो ये दोनों इसके अंदर हमने करने हैं। ठीक है, उससे पहले हमने एक स्मॉल इंट्रो देना है कि लिक्विड्स और सॉल्यूशंस में क्या एग्जिस्ट करता है, केज इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज केज इफेक्ट? केज इफेक्ट क्या है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर अपने स्फीयर में ट्रैप्ड कर लेते हैं। ठीक है, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में क्या होती हैं, कोलिजन्स। तो उन कोलिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर जाते हैं, जंप टू द न्यू एटमॉस्फेयर, न्यू ट्रैप पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, जब वो न्यू पोजीशन पे जा रहे हैं, अगर उनका अदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, कोलिजन हो गया, एनकाउंटर हो गया, तो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इस सॉल्वेंट केज को तोड़ देता है एंड डिफ्यूज्ड अवे। ठीक है, मीन्स टू से कि गैसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, उनमें कोलिजन से प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड होते हैं, कोलिजन्स होती हैं। लेकिन लिक्विड्स और सॉल्यूशंस में क्या होता है, एनकाउंटर। ठीक है, एनकाउंटर कैसे होता है, अगर पहले वो किस में पढ़े हो, केज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर इसके दो मॉलिक्यूल सॉल्यूट के कंबाइंड हो जाते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं, नियर आ जाते हैं, तो पहले हमारे पास क्या बनता है, एक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन क्या बनता है हमारे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन V किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर हम इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंसिडर करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी हमेशा किसकी इक्वल होती है, कंसंट्रेशन टर्म इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ये वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, यहां से x डबल स्टार की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, v रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जनरल अगर हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन की इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक ये सारी वैल्यूज के नॉट एफ ए है ना, ये कांस्टेंट वैल्यूज आ गई, एक्टिविटी कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यूज हुई। दिस मे बी टर्म्ड एज न्यू कांस्टेंट के। ठीक है, इसका हमने इसके बाद क्या ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया। ठीक है, नेचुरल लॉग ले लिया। देन वी नो कि डबय-हक्कल थ्योरी से हमें पता है कि दिस इज अ रिलेशन फॉर क्यू। ठीक है, और ये क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ। ये सारी वैल्यूज हमने इस एक्टिविटी कोफिशिएंट की जगह फिल कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी थी, 0.51। जब इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 1 बन गया। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। दिस एक्सप्रेशन गिव्स के कंसंट्रेशन या आयनिक स्ट्रेंथ का रिएक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। CSIR में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, यू कैन सी फ्रॉम ओल्ड पेपर्स। ठीक है, इसके वेरियस केसेस विद एग्जाम्पल्स आपको बताए हुए हैं कि जब ZA ZB सेम साइन के हों या डिफरेंट साइन के हों तो उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, क्लियर। इसके अंदर आ गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन आयनिक रिएक्शंस, या इसको हम एप्लीकेशन ऑफ एब्सोल्यूट थ्योरी भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि पहले जो आयंस सॉल्वेंट है, जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो आयंस इनफाइनाइटली अपार्ट पड़े हैं, एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसमें तभी बनेगा व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर, मतलब नियर आएंगे। और उसमें किसको वर्क डन करना पड़ता है, सॉल्वेंट को। कितना वर्क डन करना पड़ता है,
जितनी उन आयन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर वैलेंसी है इनटू जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू जितना उनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो हम वर्क डन करेंगे ये उस पर इफेक्ट करेगा, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में डिपॉजिट हो जाता है और उनकी फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अगर तो टू चार्जेस सेम साइन के तो पॉजिटिव, तो फ्री एनर्जी इंक्रीज हो गई। अगर नेगेटिव तो इसमें क्या आएगा, माइनस साइन, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में, वो उसको नियर लेके आते हैं और इनके बीच में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। लेकिन जब दो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नियर है टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो उनके बीच में एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म ऑफ फोर्स भी है जिसके कारण वो इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म भी इस मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी को ओवरऑल इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जो ओवरऑल फ्री एनर्जी डेल्टा जी होती है इस सिस्टम की, दैट कंसिस्ट्स ऑफ फ्री एनर्जी ड्यू टू नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म प्लस फ्री एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। ठीक है, ये होगी पूरी सिस्टम की सॉल्यूशन की एनर्जी। अगर हमने पर मॉलिक्यूल फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी तो इसको अवोगेड्रो नंबर n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देन वी नो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में से रेट कांस्टेंट k जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है, यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा जी ओवर आर टी। तो डेल्टा जी की जगह हमने ये दोनों वैल्यूज फिल कर दी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फिनिश किया, इनकी जगह क्या ले लिया, नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास एंड रिलेशन आ गया। इस पे क्या पता चलता है कि जो k कांस्टेंट की वैल्यू है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बेटा, सो दिस इज अ टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले आपके +2 की बुक में कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड स्टेट थ्योरी है, वो आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, वो आपके माइंड में होनी चाहिए, देन ही आपको सारा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, और उसमें से कई बार 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। सो यू शुड हैव दैट टॉपिक डिटेल्स। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है बेटा, ओके।